हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में टॉक विद करण में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम न केवल आवागढ़ की गौरवशाली रियासत से जुड़ा हुआ है, बल्कि आज की इस दौर में शिक्षा के इस दौर को अपने हाथ में थामे हुए हजारों बच्चों का भविष्य जो है संवार रहे हैं। राजा बलवंत सिंह जी उनके शिक्षा के संकल्प को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं। बलवंत एजुकेशन के सचिव हैं युवराज श्री अमरीश पाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करण। और थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे रियासत जो है आपकी आवागढ़ किले की, आप कहाँ से स्टार्ट हुई? करण, मेरा जन्म जो हुआ था वो हुआ था नैनीताल में, जो आज के समय में उत्तराखंड अलग प्रदेश बन गया है। उस समय उत्तर प्रदेश में ही था। और मेरी शिक्षा हुई है आपकी शोवर कॉलेज नैनीताल से, और ग्रेजुएशन भी मैंने वहाँ से किया है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है। एक पुराना पैलेस है हमारा, द पैलेस बेल्वेडियर, नैनीताल में। उसको भी हम चला रहे हैं। और साथ ही साथ करीबन 10 साल से मैं सचिव के रूप में बलवंत एजुकेशन सोसाइटी, जिसके अंतर्गत 7 संस्थाएं आती हैं, उसका भी मैं संचालन कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि आप एक राज परिवार से हैं, है ना? और जो राज परिवार से होते हैं उनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है वो आम तो नहीं होती है। ऐसे में आप अपने आप को अपनी जनता के बीच में कैसे डालते हैं? जनता के बीच में तो हमेशा आना जाना ही पड़ता है। कभी शादी ब्याह में, कभी गमी में, कोई कार्यक्रम होते हैं हमारे आवागढ़ में भी, होली, दशहरा, दिवाली के, सबसे आना जाना, सबके घर में जाना। तो अभी तो हम इसी रूप में हम लोग अपने लोगों के बीच जाते हैं। अच्छा, जो आवागढ़ फोर्ट है उसका इतिहास काफी पुराना है, तो आप उसके बारे में हमारे जो ऑडियंस है उसको क्या बताना चाहेंगे? जी, आवागढ़ किला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी करीबन 250 साल पहले। और उसकी स्थापना पहले, क्योंकि हम लोग जादौन राजवंश से हम लोग आते हैं, तो हमारी निकासी जो हुई थी करौली राजघराने से। करौली के बाद हम लोग आए थे बियाना। बियाना के बाद एक जगह है आपकी नरी सेमरी, उसके बाद जलेसर। जलेसर के बाद हम लोगों ने फिर एक गढ़ की स्थापना की थी 250 साल पहले, जो आज आवागढ़ किले के हिसाब से के रूप में आप सब लोगों के सामने है। अच्छा, इस किले से जुड़ी हुई कोई खास कहानी है जो आपकी जनता को नहीं मालूम हो या उनको अब पता चलना चाहिए? कहानियां तो बहुत हैं, और मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ, कहानियां, प्रमुख कहानियां हैं, और चर्चा गांव में चर्चा होती रहती है, और अपने क्षेत्र में चर्चा होती रहती है कहानियों की। तो एक दो कहानियां ऐसी हैं जो मैं आपको बता भी देता हूँ। एक बार राजा साहब, मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। राजा साहब कासगंज, जो शायद पहले एटा में लगती थी, अभी जी तो कासगंज, जी अब जिला बन गया है। तो राजा साहब कासगंज जो थे, वो अपने पूरी टोली के साथ शायद आगरा जा रहे होंगे। तो रात को वो वहीं रुके आवागढ़ में, वो अतिथि के रूप में, जो हमारी मेहमानदारी है किले में, वो वहीं रुके। तो करीबन टोली टोली में लगभग होंगे तो 40-50 घोड़े तो होंगे ही होंगे। और तो जब वहाँ वो रुके हुए थे तो शाम का वक्त था। उस समय तो कोई बिजली या कुछ ऐसा कोई प्रबंध था नहीं। और हमारी एक वहाँ कोठार था जहाँ ये अनाज और चना और ये सब रखा जाता था। तो जो भी वहाँ का अस्तबल का जो वहाँ देख रेख करने वाला था, तो जब उसको बोला कि भाई 40-50 घोड़े आए, उनके लिए आप दाना लाइए। तो रात का समय था, देख नहीं पाए, तो उसने 40-50 घोड़ों के लिए दाना निकाला अपना और डाला। फिर कुछ बाद उन्होंने कहा, राज साहब के लोगों ने कहा, राज साहब कासगंज के लोगों ने कहा कि ये दाना खा नहीं रहे, जो चना है वो खा नहीं रहे। तो उनने फिर देखा भाई चना क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने निकाल के देखा, तो वो चना नहीं था, उसमें था
साबुत काली मिर्च। तो इससे आप एक अंदाजन लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में रियासत का भंडारा या गोदाम भरा था। तो फिर 40-50 घोड़ों के लिए जो काली मिर्च साबुत निकाली गई उसको फेंका गया और फिर उनको चना खिलाया गया। वो जो काली मिर्च हुई हुई उसका तो नुकसान हो ही गया। अब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी रियासत जो है अपने दोआब इसलिए बोलते हैं कि दो और आब होता है नदी। तो दो आब के बीच में एक तरफ है गंगा, एक तरफ है यमुना जी। तो उसके बीच में सबसे बड़ी रियासत जो थी वो आबगढ़ रियासत ही थी। अच्छा, जो आवागढ़ का किला है उसकी पहले के समय में क्या भूमिका रही है शिक्षा में और राजनीति में? शिक्षा में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं संचालन कर रहा हूँ 7 संस्थाओं का। तो इसकी शुरुआत जो थी राजा बलवंत सिंह जी ने की थी, और राजा बलवंत सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी 1885 में, जो आज से लगभग 140 वर्ष पूर्व है। और उस समय उनने बहुत बड़ा एक महादान दिया था शिक्षा के प्रति। और जो आज हम सबके सामने इतना विशाल एक वट वृक्ष के रूप में हमारे बीच स्थापित है। मतलब जो राजा साहब थे वो शिक्षा को प्राथमिकता के रूप में लेके चलते थे। जी प्राथमिकता उनका के रूप यही में। उद्देश्य था कि जी हमारी जी जो जनता है या उनके जो बच्चे वो शिक्षा में पीछे नहीं रहनी चाहिए। जी वही उनका जो संकल्प था वो आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज भी। जी जी मैं प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आज के समय में इस ऐतिहासिक किले की स्थिति क्या है? स्थिति तो अभी किला है, वहाँ रहते हैं हम लोग, वहाँ निवास है हमारा, वहीं रहते हैं। हमारे साथ और हमारे परिवारजन भी रहते हैं वहाँ। अच्छा, सरकार ने आज तक इस किले को पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की कोशिश की है, जैसे आगरा फोर्ट है? लेकिन साहब ये प्राइवेट है। यहाँ परिवार रहता है। तो जहाँ परिवार रहता है वो परिवार के ही लिए ले जाता है। आप आगरा फोर्ट या ताजमहल या फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं तो वो आता है ASI में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये हमारे अंडर में है, ये हम लोग खुद इसको मेंटेन करते हैं। जी। आपके हिसाब से आवागढ़ रियासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए? अब नई पीढ़ी की तरफ हमको पहुंचाने के लिए तो काम अब ये करना पड़ेगा कि थोड़ा और पॉलिटिकली एक्टिव और पॉलिटिक्स में आकर ही हम लोग अपनी आवाज़ को अपने लोगों को बीच जाके उनको बुलंद कर सकें और उनकी आवाज़ जो है उठा सकें आगे जाके। क्या इस किले से जुड़ी आज तक ऐसी कोई परंपरा या त्योहार है जो आप लोग आज भी मनाते हैं? जी हम लोग बनाते हैं अपना होली, क्योंकि होली तो ब्रज का एक बहुत महत्वपूर्ण एक फेस्टिवल है। और दौज के दिन हमारे मतलब किले के अंदर हजारों के तादाद में लोग आते हैं और होली मिलते हैं। अच्छा, राजा बलवंत सिंह जी के बारे में ऐसी कोई पुरानी कहानी या कोई किस्सा हो जो आप बताना चाहें जिससे लोग इंप्रेशन माने अपना? राजा बलवंत सिंह जी की एक और प्रमुख कहानी है, मगर वो काफी चर्चा में रहती है, क्योंकि जब भी मैं गांव जाता हूँ अपने लोगों के बीच में जाता हूँ तो हमेशा मैं ये बात उनसे सुनता भी हूँ। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अपना जैसे मैंने बताया दोआब का क्षेत्र है, तो यहाँ गेहूं और फसल बड़ी अच्छी होती है। तो उस समय 1898 या 97 के आसपास, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, एक पठान आए थे, व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, और वो आए थे काबुल से। अच्छा। काबुल से आए थे, अफगानिस्तान में जो काबुल है, और वो आए थे गेहूं लेने के लिए। अच्छा, उस समय मैं बात कर रहा हूँ 100 साल पूर्व की, तो ज़्यादातर लोग अपने शरीर को हमेशा चुस्त और हमेशा एक्टिव और स्ट्रांग रखते थे, जो आप थोड़े हम और आप देख रहे हैं वो गिरावट होती जा रही है। तो उस समय तो पठान आए, वो दरबार हॉल में बैठे थे। तो राजा साहब ने उन बताइए, हाँ पठान साहब क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा साहब मैं यहाँ आया हूँ आपके यहाँ और गेहूँ खरीदना चाहता हूँ मैं आपसे।
तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वो गेहूं का जो फसल है वो पेश करो। तो गेहूं तो पठान ने करा, हाथ रखा और उसने हाथ में उसको मसल दिया, और उतनी मजबूत, इतनी ताकत थी उन लोगों में कि वो जब मसला तो वो आटा बन गया। मतलब गेहूं को उन्होंने अपने हथेली हाथ मतलब में आटा मसल बन के वो मसल दिया, वो आटा बन गया। मतलब उस समय के लोगों की ये ताकत थी, बताना चाहता हूं मैं। तो जब मसला वो, तो आटा बना, तो उन्होंने कहा साहब ये तो शायद घुन लगी हुई है आप में। तो अब राजा साहब की जमीन, राजा साहब की मतलब फसल के ऊपर कोई उनके सामने कुछ कहें तो उनको खराब लगता है उनको। तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो आप जब आप ये गेहूं खरीदने आए हैं तो अब मुद्रा कौन सी है आपकी? तो पठान ने कहा साहब उस समय चलते थे चांदी के सिक्के। तो उन्होंने राजा साहब को पेश किया चांदी का सिक्का। तो राजा साहब ने अपने दोनों उंगलियां में रखा और उसको मोड़ दिया, मतलब उसको बीच मोड़ दिया उसको। अच्छा। और उन्होंने कहा अगर मेरा धान, अगर मेरा गेहूं घुना है तो आपका सिक्का खोटा है, वो फेंक दिया। मतलब ये तो वाकई में एक चौंकाने वाली बात, सिक्का मोड़ दिया उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें आप अपनी इम्प्रेशन किसको मानते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया करण जी, राजा बलवंत सिंह जी ने 1885 में अपनी संस्थान खोली थी। तो पहले तो राजा साहब को ही मेन प्रेरणा स्रोत हम लोग मानते हैं कि उनकी वजह से आज के दिन हजारों लाखों लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं। और 22 के आसपास हमारे इन संस्थाओं से आज भी कुलपति हमने देश को दिए हैं। और आपका बहुत संस्था में डायरेक्टर, स्क्रिप्ट को, खासतौर एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर की जो हमारा कॉलेज की जो हमने ग्रेजुएशन डिग्री देने लगी वो थी 1940 से। तो काफ़ी काफ़ी समय से हम लोग, हमारा परिवार, हमारा आरबीएस परिवार समाज को शिक्षा प्रदान कर रहा है। और साथ ही साथ राजा साहब ने शुरुआत में उनके यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी आए थे, और उनने उस समय बहुत आर्थिक योगदान, बहुत बड़ा एक आर्थिक योगदान दिया। और आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनारस में, उसमें उनका भी थोड़ा सहायता दी उनने बनाने के लिए। अच्छा, एक राजा होने के बावजूद राजा बलवंत सिंह जी ने शिक्षा का इतना बड़ा संकल्प कैसे ले लिया? अब उस समय क्योंकि उनको पता था कि हमारा क्षेत्र जो है पिछड़ा क्षेत्र है, और दूरदर्शी तो थे ही वो, और दूरदर्शिता के कारण उनने इतना बड़ा एक संकल्प लिया। और संकल्प लेकर उनने कितने लोगों की कितने परिवारों की, कितने वासियों की उनने उनकी जीविका का पालन पोषण किया। और राजा बलवंत सिंह जी के अलावा उनके जो सुपुत्र थे राजा सूर्यपाल सिंह, उनके राजा सूर्यपाल सिंह जी के जो गुरु थे वो थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और उस समय उनने 5 लाख रुपए दे के शांति निकेतन विश्वविद्यालय की भी स्थापना उनने की थी। तो ये नहीं कि सिर्फ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया स्थापना, हमने देश के तमाम कोने कोने तक ये शिक्षा प्रदान करने का हमारा परिवार ने, राजा बलवंत सिंह जी ने या राजा सूर्यपाल सिंह ने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक अपने हाथों में रख के एक अपना सपोर्ट आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से दिया उनने। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ आपका जो परिवार है वो काफी लंबे समय से राजनीति में भी इन्वॉल्व है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो मेरे ग्रैंड अंकल हैं, ग्रेट ग्रैंड अंकल राव कृष्णपाल सिंह, जो कि राजा सूर्यपाल सिंह जी के छोटे भाई थे। उन्होंने 1951 में आगरा में ही उन्होंने जनसंघ की स्थापना भी की थी। वो जनसंघ के संस्थापक भी थे, अध्यक्ष थे। और 1956 में वो लोकसभा सांसद भी थे। प्रेजेंट टाइम में जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो अभी आप किस पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं?
मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य भी हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ, सिपाही भी हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अब इसमें लास्ट के दो क्वेश्चन रह रहे हैं। पहला ये रह रहा है, ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच, विद्यार्थियों के बीच में जो खाई है, आप उसे किस रूप से देखते हो? इसको पारने के लिए आपका क्या प्रयास है? ना यही है ना आपका, आप पाटने के लिए क्या प्रयास है? ग्रामीण और शहरी जीवन के विद्यार्थियों के बीच की जो खाई है, आप उसको किस रूप से देखते हैं? उसको पाटने के लिए आपका क्या प्रयास है? जी, तो राजा साहब ने, राजा बलवंत सिंह जी ने जो स्थापना की थी अपने महाविद्यालयों की, उनने शुरुआत की थी और स्थापना की थी उन्होंने आगरा में। और आगरा में शुरुआत में जो हमारा मेन आज भी है मेन फैकल्टी, मेन कॉलेज जो है, जो आरबीएस के नाम से जाना जाता है, वो है आरबीएस कॉलेज का कृषि विभाग, मतलब एग्रीकल्चरल फैकल्टी। क्योंकि हमारा क्षेत्र उस समय बहुत पिछड़ा था, मगर था कृषि प्रधान देश। तो हम लोगों ने इसमें बहुत हमारे टीचर्स ने उस समय भी बहुत रिसर्च किया है और बहुत बड़ा काम किया है देश के लिए। और साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि जैसे आपने कहा पाटने का काम करते हैं, तो आज भी हम लोग जो शिक्षा अपने बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हम लोगों की फीस कितनी है? 5,000 रुपये, 6,000 रुपये साल की। युवाओं की, मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 6,000 रुपये साल की। और उसी के लिए आज अलग अलग आप विद्यालय में जाएं, महाविद्यालय में जाएं, तो आपको 1-1, 1.5 लाख रुपए। तो वी आर वांटिंग दैट। और राज साहब की ये विचार था हमेशा कि आप शिक्षा दो जो हर तबके को छू सके, और हर कोई भी शिक्षा से उसका अभाव नहीं होना चाहिए कि साहब मैं शिक्षित नहीं हूं। तो सबसे बड़ा उनका संकल्प जो था, जो हम उसी में हम लोग भी आज काम कर रहे हैं कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल एट अ वेरी लो कॉस्ट। और अधिकांश जो बच्चे हैं आज पढ़ के गए हैं, यहाँ से पढ़ के उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन तो किया ही है, साथ साथ अपने संस्था का भी नाम और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। अच्छा, राजा साहब की इस कहानी से मैं तो बहुत प्रभावित हुआ कि उनका उद्देश्य था घर घर शिक्षा पहुंचाना। इससे मैं काफी प्रभावित हुआ। अच्छा, कहा जाता है कि पूरे एशिया में राजा बलवंत सिंह कॉलेज जो है भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा संस्थान है। वर्तमान में इसका विस्तार किस रूप में है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे इसका जवाब पहले पता था नहीं। फिर हम लोगों को, बहुत लोग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको जवाब नहीं पता था इसका। तो एक टीवी सीरियल आता है, उसका नाम है केबीसी, अमिताभ बच्चन जी का, कौन बनेगा करोड़पति। तो उस समय 2004 की बात है, 3 या 4 की बात होगी। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, दैट विच इज द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और उसका सही उत्तर था आरबीएस कॉलेज आगरा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको पूरे देश की जनता देख रही थी। जी, फिर पूछा उनने, फिर विश्लेषण दिया। उन्होंने कहा इसलिए बड़ा है क्योंकि दिस कॉलेज हैज 1000 एकर्स ऑफ लैंड अंडर हिम एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैकल्टीज। मतलब सबसे ज्यादा जमीन भी हमारे पास है और सबसे ज्यादा शिक्षक और फैकल्टीज भी जो हैं हमारे पास है। और आज लगभग हमारे संस्थाओं में कम से कम 20,000 बच्चे आज पठन पाठन करते हैं। अच्छा, आगे राजनीति में आपका क्या प्लान है? कुछ करने का प्लान है क्या? राजनीति में जी ऑफ कोर्स है करने का। मैंने 2024 में फिरोजाबाद लोकसभा से टिकट भी मांगा था मैंने, बट कोई कारणवश वो बीजेपी कर नहीं पाई, दे नहीं पाई, या मैं ले नहीं पाया, जो भी है। बट अभी 5-6 महीनों के बाद एक आगरा स्नातक खंड का एक चुनाव आ रहा है, जिसमें मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अपना पूरा क्षेत्र जो है 12 जिलों का, ये सब 12 जिले आते हैं, और 12 जिलों के जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो सब हमको
वोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि हमको पता है कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं शिक्षण संस्थान चलाने में, और क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं आपके शिक्षकों के बीच में, ग्रेजुएट्स के बीच में। बहुत बहुत ऐसी इश्यूज हैं जो हम भली भांति हमको हमको पता भी है। और साथ साथ उसको दूर कैसे करना, वो अगर हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाके, हम सदन में जाके हम उनकी आवाज़ बन के वहाँ उनकी आवाज़ बन के उठा सकें, तो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा के अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा मेरा। अच्छा, हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा इज द यूथ इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। मतलब यूथ जो है, युवा शक्ति जो है, वो हमारे राष्ट्र का रीढ़ की हड्डी के जैसे है। आपके लिए संदेश तो क्या दूंगा, मैं एक निवेदन ही करूंगा मैं आप लोगों से। अभी अगर आप लोग अभी ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स की अभी आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी आपको करना है आपको मन लगा के करना है। और साथ ही साथ आपको ये सोच के करना है कि आप अपने परिवार के लिए और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, एक राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उनने उनकी एक बहुत पॉपुलर सेइंग थी दैट डोंट थिंक व्हाट द कंट्री विल डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत सोचिए कि भाई देश मेरे लिए क्या कर सकता है, आप हमेशा दिमाग में ये रखिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। जब भी हमारा देश, हमारा भारत देश तरक्की कर सकता है, और वो आप लोगों के हाथ में है। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा इंटरव्यू जो कि हमने लिया था। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर आपको कोई भी क्वेरी लेनी है कॉलेज के बारे में या फिर संस्थान के बारे में, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, और जो भी भाई आपको क्वेरी वगैरह करनी कर सकते हैं। और राजा साहब के लिए कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, तो उसका जो आंसर हम आपको जरूर देंगे वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नहीं समय मुझे लगा नहीं था कि नहीं अरे बिल्कुल आपको अच्छा लगा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।